बहुत समय पहले की बात है जब घने जंगलों में भयानक लुटेरे राजमार्गों पर राज करते थे और महलों के भीतर राजनीति की तलवारें बिना आवाज के चली जाती थीं। एक ऐसा ही समय था जब नागवृक्षपुर राज्य अपने वैभव के चरम पर था। यहाँ की धरती सोना उगलती थी और राजा सूर्यसेन के न्याय की दूर दूर तक प्रशंसा होती थी। लेकिन हर सूर्य के नीचे एक परछाई होती है। उसी समय एक और जगह थी, एक घना जंगल जहां कानून और न्याय का कोई नामो निशान नहीं था। वहां रहते थे सूतिया गिरोह के लोग, ठग, चोर और हत्यारे। और उस गिरोह का सबसे शातिर ठग था बाणुदत्त। बाणुदत्त की चालें इतनी चतुर थीं कि वो राजा के सैनिकों की आंखों के सामने से खजाने लूट लेता और पत्ते तक नहीं खरकते। पर आज की ये कहानी बाणुदत्त की नहीं है। ये कहानी है उसकी बेटी वसुधा की। वसुधा जो बचपन से जंगलों में पली बड़ी थी, जिसकी आंखों में जंगल की आजादी की चमक थी, लेकिन दिल में कहीं एक पवित्रता, एक ऐसा नैतिक बल जो उसे दूसरों से अलग करता था। वो घोड़े पर चढ़ना, तीर कमान चलाना और बंदूक चलाना भी जानती थी, मगर वो अपने पिता की तरह निर्दयी नहीं थी। बारूदत्त के गिरोह में लोग वसुधा से डरते थे, ना कि उसकी तलवार से बल्कि उसकी नजर से। उसे देखकर उनके भीतर की शर्म बाहर आ जाती थी। एक दिन बाणुदत्त ने अपनी बेटी से कहा, अब समय आ गया है तुझे राजा सूर्यसेन के खजाने पर हाथ डालना है। वही आखिरी किला बचा है। अगर उसे भी गिरा दिया तो मैं तेरी शादी वीरबल के साथ कर दूंगा। वीरबल गिरोह का सबसे निर्दयी और गंदा व्यक्ति था, जो केवल ताकत को मानता था, प्यार और इज्जत को नहीं। वसुधा चुप रही। उसने पिता की बात पर सिर झुकाया, मगर भीतर कुछ और चल रहा था। उधर नागवृक्षपुर का राजकुमार आर्यमित्र, जो अब तक युद्धों में व्यस्त था, राज्य में लौट चुका था। एक सच्चा वीर, एक न्यायप्रिय व्यक्ति और एक ऐसा शख्स जिसे हमेशा लगता था कि ताकत वो नहीं जो दूसरों को डरा दे, ताकत वो है जो दूसरों को सुरक्षित महसूस कराए। वो पिता राजा सुरसेन से कहता, पिता, राज्य की सीमाओं के बाहर जो जंगल है, वहां बार बार लूट होती है। वहां कोई राजा नहीं, कोई धर्म नहीं। क्या हम उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें? राजा बोले, राजकुमार, जंगलों में राजा नहीं होते। वहां कानून भी तलवार की नोक पर लिखा जाता है। वहां जाने का मतलब है मौत। राजकुमार बोला, तो फिर मैं वही मौत चुनूंगा। यही वो क्षण था जब किस्मत की दो रेखाएं, एक ठग की बेटी और एक राजकुमार, एक दूसरे की ओर मुड़ने लगी थीं। वसुधा अब अपने गिरोह के साथ योजना बना रही थी। उन्हें पता था कि अगली सप्ताह माघ पूर्णिमा के दिन राजमहल के पीछे वाले रास्ते से खजाना मंदिर में स्थानांतरित किया जाएगा। वो वही दिन था जब सुरक्षा सबसे कम रहती थी, क्योंकि महल के सारे दरबारी मंदिर में पूजा में व्यस्त होते थे। बाणुदत्त ने योजना बनाई और वसुधा को उसका नेतृत्व दिया। मगर वसुधा ने पहली बार एक अजीब शर्त रखी। उसने कहा, मैं इस लूट को बिना खून बहाए पूरा करना चाहती हूं। गिरोह हंस पड़ा। वीरबल चीखा, लूट खून के बिना नहीं होती वसुधा। पर बाणुदत्त ने कुछ नहीं कहा। शायद वो जानता था कि उसकी बेटी में कुछ अलग है, जो गिरोह को बदल सकता है या तोड़ सकता है। रात आई। वसुधा और गिरोह के कुछ लोग जंगलों के रास्ते महल की ओर बढ़े। लेकिन राजकुमार आर्यमित्र को भी खबर मिल गई थी कि कुछ अनजाने लोग महल के पीछे दिखे हैं। उसने अपने सबसे करीबी सैनिक अर्जुन के साथ छिपकर निगरानी शुरू की। और तभी पहली बार उसने देखा एक युवती जो ना चोर लग रही थी, ना कोई साधारण लड़की। वो घोड़े से कूदी, अपने गिरोह को इशारा किया और महल के पीछे की दीवार के पास बैठ गई। उसकी आंखों में भय नहीं, आत्मविश्वास था। आर्यमित्र ने अर्जुन से कहा, उसे मत पकड़ो अभी, मैं देखना चाहता हूं ये क्या करती है। वसुधा ने दीवार के पास लगे पुराने शिलाखंड को खिसकाया और भीतर घुस गई।
लेकिन तभी कुछ हलचल हुई और आर्यमित्र ने मौका देख पकड़ लिया उसे। कौन हो तुम? उसने पूछा। वसुधा चुप रही। तुम बोलोगी या मैं दरबार बुलवाऊं? वसुधा मुस्कुराई। अगर दरबार बुलाओगे तो सब जानेंगे कि एक लड़की ने अकेले राजमहल की दीवार पार कर ली। उसकी मुस्कान में ना डर था ना घमंड, एक अजीब सा आकर्षण था। आर्यमित्र कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारी आंखों में ठग नहीं, किसी की पीड़ा दिखती है। वो बोली, और तुम्हारी आंखों में कोई राक्षस नहीं, कोई लड़ाकू नहीं, एक कलाकार दिखता है। ये पहली बार था जब कोई दोनों को उनके नाम से नहीं, उनके स्वभाव से पहचान रहा था। वो रात दोनों के जीवन की दिशा बदल गई। आर्यमित्र ने वसुधा को बंदी नहीं बनाया, बल्कि पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? वसुधा बोली, मेरे पिता चाहते हैं मैं कुछ करूं, लेकिन मेरा मन कुछ और कहता है। आर्यमित्र चौंका। क्या कहता है तुम्हारा मन? वसुधा की आवाज कांपी। मेरा मन कहता है मैं ठग नहीं हूं। आर्यमित्र के प्रश्न पर वसुधा का उत्तर, मेरा मन कहता है मैं ठग नहीं हूं, सिर्फ एक संवाद नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी उस दुनिया को जिसने उसके जन्म से पहले ही तय कर दिया था कि वो क्या होगी। आर्यमित्र कुछ पल उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर झिझक नहीं, सच्चाई थी। वो बोला, तुम चाहो तो इस दरबार में न्याय मांग सकती हो। वसुधा हंसी, एक ठंडी और सधी हुई हंसी। न्याय? जंगल में पले बड़े लोगों को दरबार से न्याय नहीं मिलता राजकुमार। हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि सत्ता से नहीं, चतुराई से जिंदा रहो। आर्यमित्र ने धीरे से कहा, तो चलो कुछ बदलते हैं। और उसी रात उसने वसुधा को जाने दिया। अर्जुन चौंका। आपने एक ठग को जाने दिया? वो ठग नहीं है, आर्यमित्र ने उत्तर दिया। उसकी आंखों में एक और कहानी छिपी है। वसुधा लौटकर गिरोह में पहुंची। वीरबल ने झल्लाकर पूछा, क्या लूट लिया? वसुधा चुप रही। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बाणुदत्त ने उसकी आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश की, मगर वो असफल रहा। इसके बाद के कई दिन बीते, मगर वसुधा हर दिन जंगल छोड़ राजमहल की सीमाओं के पास जाती। आर्यमित्र से उसकी मुलाकातें छिप छिप कर होने लगीं। वे इतिहास, समाज, जंगल, न्याय और इंसानियत पर बातें करते। वसुधा ने पहली बार महसूस किया कि किताबों में जो लिखा होता है, उससे ज्यादा दिल में जो लिखा हो वही असली होता है। आर्यमित्र, जो कभी सोचता था कि सत्ता के लिए तलवार चाहिए, अब समझने लगा था कि सत्ता के लिए दिल भी चाहिए। लेकिन हर कहानी में एक अंधकार होता है जो रोशनी से डरता है। गिरोह के कुछ लोगों ने वसुधा की इन मुलाकातों को देख लिया। वीरबल का क्रोध अब केवल अधिकार का नहीं, अपमान का रूप ले चुका था। वो एक रात बानूदत्त के पास पहुंचा और बोला, तुम्हारी बेटी अब राजघराने के साथ खिचड़ी पका रही है। या तो उसे रोक लो या हम उसे अपने तरीके से रोकेंगे। बानूदत्त चुप था। उसी समय महल में भी अर्जुन ने आर्यमित्र से कहा, राजकुमार, आप एक ठग से प्रेम कर रहे हैं। कल वो अगर आपको धोखा दे दे तो क्या आप सेना के सामने उसका बचाव करेंगे? आर्यमित्र ने उत्तर नहीं दिया। कुछ प्रश्नों के उत्तर शब्दों में नहीं होते। इस द्वंद्व के बीच वसुधा और आर्यमित्र ने एक निर्णय लिया। राजा सूर्यसेन के सामने वसुधा को ले जाकर सत्य उजागर करना। पर वो दिन कभी नहीं आया, क्योंकि उससे पहले ही गिरोह ने एक योजना बना ली थी, वसुधा को बंदी बनाकर आर्यमित्र को फंसाने की। वसुधा को एक रात जहर दिया गया, न शरीर को मारने के लिए बल्कि मन को तोड़ने के लिए। उसे कहा गया कि राजकुमार ने दरबार में उसे ठग बताकर गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। वो टूट गई। उसने अगली सुबह एक पत्र लिखा, मेरे लिए अब न जंगल है, न महल और न ही जीवन। वो जंगल के उस हिस्से में चली गई जहां कोई लौटकर नहीं आता था। दंडकारण्य घाटी, जहां जंगली जानवरों से ज्यादा डर इंसानों की कहानियों से लगता था। उधर आर्यमित्र जब मिलने पहुंचा और वसुधा को नहीं पाया, तो उसे पत्र मिला। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो बड़बड़ाया।
वो जंगल की ओर दौड़ा, उस घाटी की ओर जहां कोई राजकुमार नहीं गया था। दिन बीते, रातें बीतीं, पर आर्यमित्र खोजता रहा। और जब एक दिन थका, घायल और लगभग मरते हुए वो घाटी के एक कुंड में गिरा, तो किसी ने उसे बचाया। उसने जब आंखें खोलीं तो सामने वसुधा थी। वो बोली, मैं जानती थी तुम आओगे। आर्यमित्र की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, तुम्हें मेरे नाम पर भ्रमित किया गया। दरबार ने तुम्हें नहीं, खुद को धोखा दिया। वसुधा ने उसकी चोट पर मरहम लगाया। वो बोली, अब आगे क्या? जंगल मुझे ठग समझता है, महल मुझे धोखेबाज। आर्यमित्र मुस्कुराया, तो फिर हम तीसरी दुनिया बनाते हैं, जहां ना जंगल हो ना महल, बस इंसान हो। वो एक नई शुरुआत थी। दोनों ने निर्णय लिया, गिरोह को बदलने का, जंगल को शिक्षित करने का, दरबार को न्याय की परिभाषा बदलने पर मजबूर करने का। वे वापस लौटे, मगर अब प्रेमी नहीं, विद्रोही बनकर। वसुधा ने गिरोह के सामने खड़े होकर कहा, अब से ठगी बंद, अब से बच्चों को मारना बंद, अब से डर फैलाना बंद, वरना ये जंगल नहीं रहेगा। वीरबल क्रोधित हुआ। उसने वसुधा पर हमला किया, लेकिन इस बार जंगल के कई युवा वसुधा के साथ खड़े हो गए। एक युद्ध हुआ, गिरोह बनाम एक नई विचारधारा, और अंत में खून नहीं, आंसू बहे। बारूदत्त को जब यह सब ज्ञात हुआ तो वो बहुत देर से आया। उसने वसुधा से कहा, तू मेरा खून है, मगर आज तू मेरा सबसे बड़ा अपराध भी है, क्योंकि तूने मुझे वो दिखा दिया जो मैं जानबूझकर नहीं देखता था। वो रो पड़ा। राजमहल में भी अब बदलाव आया। राजा सूर्यसेन ने वसुधा से मुलाकात की और कहा, तुमने मेरे बेटे को इंसान बनाया। वसुधा ने सिर झुका लिया। राजा बोले, तो अब इस राजकुमारी को कोई नाम दो। आर्यमित्र ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, वसुधा ही ठीक है, क्योंकि धरती ही सबका आधार होती है। शादी हुई, मगर यह शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं थी। ये विवाह था जंगल और नगर के बीच, ठग और शासक के बीच, विद्रोह और व्यवस्था के बीच। नई पीढ़ी के बच्चों को अब दो कहानियां सुनाई जाती थीं। एक ठग की बेटी की जिसने दरबार जीत लिया, दूसरी उस राजकुमार की जिसने प्रेम को राज्य बना लिया। विवाह के बाद वसुधा ने कभी भी स्वयं को रानी नहीं माना। वो अब भी वही लड़की थी जो जंगलों में चंद्रमा की रोशनी में तीर चलाना सीखती थी। पर अब उसके पास वो एक आवाज थी जिसे सुनने वाले थे, और वो आवाज उसने चुप रहने के लिए नहीं, दुनिया बदलने के लिए चुनी थी। राजकुमार आर्यमित्र और वसुधा ने मिलकर वनश्री परिषद नाम की एक सभा बनाई, जहां जंगल के पुराने लुटेरों को नई राह दिखाई जाती थी और दरबार के घमंडी सैनिकों को सिखाया जाता था कि ताकत का मतलब आज्ञा नहीं, सेवा है। धीरे धीरे जंगलों में स्कूल खुलने लगे, सरहदों पर भरोसा बनने लगा, और जो लोग कल तक तीर कमान से डरते थे, आज वे किताबों से दोस्ती करने लगे। लेकिन परिवर्तन को हर कोई सहन नहीं कर पाता। दरबार के कुछ पुराने मंत्री जो सदियों से सत्ता में बैठे थे, अब असहज होने लगे थे। वे आपस में फुसफुसाते, राजकुमार का झुकाव एक ठग की ओर है, अब रियासत ठगों की हो जाएगी, और अगर वह रानी बनी तो कल कानून जंगलों का होगा, ना कि दरबार का। एक गहरा षड्यंत्र रचा जाने लगा। उसी दौरान जंगल में भी शांति नहीं थी। वीरबल अब गिरोह से निकाल दिया गया था, पर वह मरा नहीं था। वह अब उत्तर दिशा के निशंक गिरोह में शामिल हो चुका था, जो सिर्फ एक उद्देश्य के लिए खड़ा हुआ था, वापसी। उसने वीरबुद्ध नाम से एक नई पहचान बनाई, और अब वह वसुधा को मिटाने का प्रण लिए बढ़ रहा था। मगर अब उसके पास सिर्फ तलवार नहीं थी, बल्कि वह दरबार के कुछ गुप्त मंत्रियों से भी मिला हुआ था। कहानी अब उस बिंदु पर पहुंची जहां हर कोना, हर रिश्ता, हर व्यवस्था जांच के घेरे में आने वाला था। एक दिन वसुधा सभा में भाषण दे रही थी। राज्य की समृद्धि केवल महलों से नहीं आती, बल्कि गांवों, जंगलों और उन लोगों से आती है जिनकी आवाज सदियों से दबाई गई थी। सभा में तालियां बजीं।
लेकिन उसी शाम राजा सूर्यसेन ने उसे अपने कक्ष में बुलाया। वसुधा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी बातों से प्रजा जुड़ती है, पर दरबार टूटने लगता है। वे मंत्री, वे अब तुम्हें और आर्यमित्र को सत्ता से हटाने की योजना बना रहे हैं। वसुधा चुप रही। उसने उत्तर नहीं दिया। फिर धीरे से बोली, अगर सत्य सत्ता से बड़ा नहीं हुआ तो यह राज नहीं, अंधकार है। राजा बोले, मुझे डर है तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन वसुधा अब डर से परे जा चुकी थी। उधर आर्यमित्र भी बदल रहा था। वह अब न केवल एक राजकुमार बल्कि एक आदर्श पुरुष, एक पति और एक पिता भी बनने वाला था। हां, वसुधा मां बनने वाली थी। लेकिन उसी रात जब यह शुभ समाचार उन्हें मिला, उसी रात दरबार के भीतर एक षड्यंत्र पूरा हुआ। राजा को अचानक जहर दे दिया गया। राजा की हालत गंभीर थी और सुबह होते ही चारों ओर अफवाह फैल गई। राजा को जहर दिया गया और वो जहर वनों से लाया गया था। सभी निगाहें वसुधा की ओर घूमी। भीतर ही भीतर दरबार में वसुधा को बंदी बनाने की बात चलने लगी। आर्यमित्र तिलमिला उठा। वो चिल्लाया, ये मेरा विश्वास है, मेरी पत्नी निर्दोष है। लेकिन दरबार अब तर्क नहीं, सबूत मांगता था, और सबूतों को गढ़ने में वीरबुद्ध और वो गुप्तगुट माहिर था। वसुधा को महल के भीतर एक बंदी गृह में रखा गया। जब आर्यमित्र उससे मिलने पहुंचा तो वसुधा ने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? आर्यमित्र ने उसकी हथेली पकड़ ली। मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे भीतर के विश्वास से प्रेम करता हूं। लेकिन बाहर सब कुछ ढह रहा था। गांव में एक नई अफवाह फैल चुकी थी। रानी, जो ठग की बेटी थी, उसने राजा को मार दिया। शहरों में पर्चे बांटे गए, मंदिरों में लोगों को भड़काया गया, और वीरबुद्ध के आदमी अब आम लोगों के बीच सच्चाई का मुखौटा पहने घूमने लगे। आर्यमित्र अब अकेला पड़ गया। राजा की तबीयत और बिगड़ने लगी। अंततः तीसरी रात उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके अंतिम शब्द थे, ध्यान रखना, सत्य कहीं खो न जाए। अगले दिन दरबार की सबसे बड़ी सभा बुलाई गई, राजा के उत्तराधिकारी की घोषणा के लिए। वो दिन था जब वसुधा को न्याय मिल सकता था या जीवन से हाथ धोना पड़ सकता था। सभा में आर्यमित्र खड़ा हुआ, चेहरे पर घाव, आंखों में आंसू और हाथों में वसुधा की निर्दोषता के प्रमाण। उसने सभा के समक्ष वो पत्र रखा जो राजा ने मृत्यु से पहले लिखा था। मेरी मृत्यु में वसुधा का कोई दोष नहीं, दोष सत्ता की भूख का है। सभा स्तब्ध रह गई। लेकिन तभी वीरबुद्ध सामने आया, मुखौटा हटाकर। अगर यही न्याय है तो फिर मैं जंगल का कानून दोहराऊंगा। वो सभा में तीर चलाता, लेकिन आर्यमित्र ने वक्त रहते वसुधा की ढाल बन उसे बचा लिया। युद्ध फिर से हुआ। एक तरफ महल, दूसरी ओर जंगल के पूर्वगामी। लेकिन इस बार लोग वसुधा के साथ थे, क्योंकि वो अब ठग की बेटी नहीं बल्कि लोगों की नेता बन चुकी थी। वीरबुद्ध गिरा, और उसके गिरने के साथ ही वो पाप भी मिट गया जो वसुधा के सिर मढ़ा गया था। सभा ने एकमत से आर्यमित्र को राजा घोषित किया। पर आर्यमित्र ने सिंहासन की ओर नहीं देखा। उसने वसुधा की ओर देखा और कहा, अगर इस राज्य का भविष्य न्याय, शिक्षा और समानता पर टिकना है तो इस राज्य को एक रानी चाहिए, और वो रानी है वसुधा। सभा में कोई शोर नहीं हुआ, बस तालियों की गूंज थी। उन दोनों के पुत्र का जन्म हुआ और वसुधा ने उसका नाम रखा अन्याय से लड़ने वाला आदित्य। एक नई पीढ़ी का आरंभ हुआ और जंगलों में अब फिर कोई लूट नहीं होती थी। अब वहां सिर्फ कहानियां सुनाई जाती थीं, एक ठग की बेटी की जिसने दरबार को ईमानदारी सिखाई। समय बीतता गया। वर्षों की तरह लोग भी बदलते गए, मगर कुछ कहानियां समय से नहीं, विचारों से जुड़ी होती हैं। वे किताबों में नहीं, दिलों में लिखी जाती हैं। वसुधा अब रानी नहीं, जननी बन चुकी थी। आदित्य बड़ा हो चुका था। उसकी आंखों में पिता की शांति और मां की आग थी।
वो कहानियां सुनकर बड़ा हुआ, राजा सुरसेन के सिद्धांतों की, वसुधा के संघर्षों की, आर्यमित्र की सहनशीलता की। मगर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने देखा कि समय भले ही आगे बढ़ता है, पर समाज कई बार पीछे की ओर गिरता है। जंगल में कुछ जगहों पर फिर से भ्रष्ट लोग उभरने लगे थे। कुछ दरबारियों के बच्चे अब फिर सत्ता के अहंकार में जनता को नीचे दिखाने लगे थे। और आदित्य के मन में वही सवाल उठने लगा जो कभी उसकी मां के मन में था। क्या सचमुच एक दुनिया बन सकती है जहां ना कोई राजा हो, ना कोई ठग, सिर्फ इंसान हो? उसने वसुधा से पूछा, मां, क्या आपने कभी खुद से डर महसूस किया था? वसुधा मुस्कुराई। हर बार जब मुझे लगा कि मैं सच बोलने जा रही हूं, डर लगता था। पर हर बार जब मैंने चुप रहने का सोचा, आत्मा कांप उठी। आदित्य अब जंगलों में निकलने लगा, ठीक उसी तरह जैसे उसकी मां करती थी। वो भी बच्चों को पढ़ाता, उन्हें कानून और नैतिकता की बातें समझाता और गांव वालों से सच्ची कहानियां सुनता। वो जानता था कि सिर्फ ज्ञान से दुनिया नहीं बदलती, साहस चाहिए उस ज्ञान को जीने का। एक दिन आदित्य एक छोटे गांव में गया जहां कुछ पुरानी सोच वाले सैनिक अब भी कर वसूलने के नाम पर लोगों को डराते थे। उसने वहां के प्रमुख सैनिक से पूछा, तुम कर क्यों वसूलते हो, जबकि राजा ने आदेश दिया है कि शिक्षा और भोजन निशुल्क होगा? सैनिक हंस पड़ा। राजा मर जाते हैं, नीतियां रह जाती हैं, लेकिन उन नीतियों को कौन पढ़ता है? आदित्य बोला, तो अब वक्त है उन्हें पढ़ने का नहीं, जगाने का। उस दिन पहली बार आदित्य ने जनता के सामने भाषण दिया। अगर हम सच्चाई के साथ नहीं खड़े होंगे, तो हर झूठ को सच मान लिया जाएगा। आज मैं ना किसी सत्ता से, ना किसी सिंहासन से, ना किसी वंश से, बल्कि आपके विश्वास से बोलता हूं। इस राज्य में अब डर नहीं, सम्मान चलेगा। जंगल अब किताबों से गूंजेगा, तलवारों से नहीं। उसकी बातें आग की तरह फैली। वृद्ध लोग बोले, हमने ऐसे ही बातें वर्षों पहले वसुधा से सुनी थीं। और युवा बोले, अब हमें आदित्य चाहिए। धीरे धीरे आदित्य एक नायक बनता गया, मगर न राजा जैसा, न राजकुमार जैसा, बल्कि सर्वजन का प्रतिनिधि। जब आर्यमित्र वृद्ध हो चुका था और वसुधा अब रानी नहीं, केवल एक अध्यापिका बन चुकी थी, तब आदित्य ने एक सभा बुलाई। वो बोला, आज मैं घोषणा करता हूं, राज्य की सत्ता अब किसी परिवार की नहीं, पूरे समाज की होगी। अब राजा नहीं होंगे, अब जनप्रतिनिधि होंगे, जो हर 3 वर्ष में चुने जाएंगे, जो जनता को जवाब देंगे। हम अब जंगल और महल के बीच की दीवारें गिरा रहे हैं, ताकि हम सब सिर्फ एक रहें। सभा में सन्नाटा था। फिर किसी वृद्ध की आवाज आई, तू कौन है ये सब बदलने वाला? आदित्य मुस्कुराया, मैं वही बच्चा हूं जिसकी मां को कभी ठग की बेटी कहा गया था, और अब वो बेटी इस राज्य की मां बन गई है। सभा तालियों से गूंज उठी। वसुधा ने आदित्य को गले लगा लिया। वो बोली, अब मुझे डर नहीं लगता। आर्यमित्र ने पीछे से कहा, क्योंकि अब हमारा बेटा डर से नहीं, धैर्य और न्याय से बोलता है। और उसी शाम एक नई संविधान सभा की शुरुआत हुई। लोगों ने पहली बार अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुना। राज्य का नाम रखा गया जन वसुधा, वो भूमि जहां न्याय, प्रेम और संघर्ष की मिट्टी से उगते हैं सबसे सुंदर वृक्ष। और उस दिन से हर वर्ष एक पर्व मनाया जाने लगा, वसुधा स्मृति दिवस, जहां बच्चे कहानी सुनते। कभी एक ठग की बेटी थी जिसने जंगलों को दरबार बना दिया, और फिर उस बेटी ने एक बेटा जन्माया जिसने दरबार को जनता का घर बना दिया। कहानी वहीं खत्म होती है, लेकिन हर बच्चा जो उस कथा को सुनता है, उसकी आंखों में वही चमक होती है जो वसुधा की आंखों में थी जब उसने पहली बार आर्यमित्र से कहा था, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, लेकिन मेरा मन कहता है मैं ठग नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर आपने भी इस कथा में कहीं ना कहीं अपने मन के द्वंद्व, अपने जीवन के प्रश्न या अपने भीतर के साहस को महसूस किया हो, तो हमारे चैनल स्टोरी वाली यात्रा को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम आपको ऐसी ही कहानियों से जोड़ते रहेंगे जो दिल से निकली हों और आत्मा तक
पहुंचती हूं। धन्यवाद।